हेलो जागरूक जनता। अगर आप अपना एक खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो मेरी एक एडवाइस ले लो। हमारे देश में ज्यादातर लोग बिजनेस धंधा बाद में बनाते हैं, उससे पहले बना लेते हैं प्राइवेट लिमिटेड। मैं आपको ये हाथ जोड़कर बताना चाहता हूँ कि बिजनेस का मतलब प्राइवेट लिमिटेड बना लेना नहीं है। तो अगर आप अपना एक बिजनेस बनाना चाहते हैं प्राइवेट लिमिटेड बनाकर, तो उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस पूरे वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक प्राइवेट लिमिटेड कब बनानी है, क्यों बनानी है, कैसे बनानी है, कैसे चलानी है, मतलब उसकी टैक्स कंप्लायंसेस, लेबर लॉस कंप्लायंसेस, एमसीए कंप्लायंसेस, एवरीथिंग। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किन कंडीशंस में प्राइवेट लिमिटेड आपको बिल्कुल बनाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एलएलए की बिजनेस बेसिक सीरीज के इस एपिसोड नंबर 4 में। एपिसोड 1 में हमने कंपेयर किया था प्रोप्राइटरशिप से लेकर प्राइवेट लिमिटेड तक एक बेसिक कंपैरिजन। एपिसोड 2 में हमने बनाया था एक डिटेल्ड वीडियो ऑन प्रोप्राइटरशिप। एपिसोड 3 था अ डिटेल्ड वीडियो ऑन पार्टनरशिप फर्म। और आज इस चौथे एपिसोड में हम बात करने वाले हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की। और हमेशा की तरह इस वीडियो में भी अपने एक्सपर्ट ओपिनियन को आपके साथ शेयर करने के लिए हमने इनवाइट किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं सी अनूप भाटिया और बेसिकली मेरा कोर एरिया वर्किंग का इनकम टैक्स स्ट्रक्चर कंसल्टेंसी, कि आपको कौन से स्ट्रक्चर में बेस्ट टैक्स इंसेंटिव्स, टैक्स बेनिफिट मिल सकते हैं, इस विषय पर मैं ज़्यादा काम करता हूं। दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ जैन और आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर। हमारे इस वीडियो के प्रायोजक हैं ओडू, मोर ऑन दैट लेटर। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सबसे पहले इन तीनों शब्दों का मीनिंग ध्यान से समझते हैं। प्राइवेट मतलब ये एक प्राइवेटली ओन्ड एंटिटी है। लिमिटेड मतलब प्राइवेट लिमिटेड की अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और इसकी जो लायबिलिटीज रहती है वो शेयर होल्डर्स पर लिमिटेड रहती है। इसका क्या मतलब है, इसको हम कुछ ही देर में डिटेल में भी समझेंगे। एंड कंपनी मतलब इसकी जो सारी कंप्लायंसेस है वो कंपनी एक्ट के तहत गवर्न होती है, जिसे आपको एमसीए के पोर्टल पर करना होता है। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ये जो लिमिटेड शब्द है ये इसके शेयर होल्डर्स को देता है एक लिमिटेड लायबिलिटी। बिजनेस पर कई तरह की लायबिलिटीज हो सकती है, जैसे कि उन पर डेट हो सकता है या बिजनेस लॉसेस हो सकते हैं, जो हो सकता है कंपनी के टोटल कैपिटल से भी ज्यादा हो। 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? अगर ऐसी सिचुएशन किसी प्रोप्राइटर के साथ या पार्टनरशिप फर्म में होती है तो उस कंडीशन में उस प्रोप्राइटर के या पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स को बेचकर भी रिकवरी की जा सकती है। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड के केस में ये जो लायबिलिटी है ये लिमिटेड रहती है अप टू द शेयर कैपिटल जो उस पर्सन ने, उस शेयर होल्डर ने कंपनी में डाली है। मतलब उसके पर्सनल एसेट्स को छुआ भी नहीं जा सकता। आपको ये लिमिटेड शब्द एलएलपी यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इस तरह की जो एंटिटी है उसमें भी मिलेगा। तो हम कैसे चूज करेंगे कि एक प्राइवेट लिमिटेड बनाएं या एलएलपी? तो प्राइवेट लिमिटेड कॉन्सेप्ट वो है जहां आप वैल्यूएशंस की बात कर सकते हैं। सपोज आपको कोई एक ऐसी एंटिटी खड़ी करनी है जिसमें आपको कल स्टेक बेचना है और खुद भी एज अ डायरेक्टर कंटिन्यू करना है, तो आप कंपनी में डायरेक्टर कंटिन्यू करते समय शेयर होल्डर होने के बावजूद अपनी इक्विटी धीरे धीरे डाइल्यूट करके वैल्यूएशंस बढ़ने पर आपको ये जो ऑप्शन मिलता है, ये कंपनी में, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एज कंपेयर टू एलएलपी ज़्यादा बेनिफिशियल है। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए आपको मिनिमम 2 डायरेक्टर और 2 शेयर होल्डर लगेंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो डायरेक्टर हैं वो शेयर होल्डर्स में से ही चुने जाएं। हाँ, एक नई कंपनी इनकॉर्पोरेट करते समय जनरली यही होता है। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को आप गवर्नमेंट और जनता की तरह समझ सकते हैं। यहाँ पर जो जनता है वो है शेयर होल्डर्स और जो गवर्नमेंट है वो है डायरेक्टर्स। अब जनता हर कुछ समय के बाद वोट देकर अपने डायरेक्टर्स को चुनती है, उन्हें कंटिन्यू रख सकती है, उन्हें हटा सकती है। सिमिलरली जो डायरेक्टर हैं उनका काम होता है सारा गवर्नेंस वगैरह देखना और जनता को उससे कोई खास लेना देना नहीं होता है। यहाँ पे जो डायरेक्टर्स हैं वो एक तरह से प्रोफेशनल मैनेजर्स हैं इस कंपनी के, जिन्हें एक रेम्यूनरेशन मिलता है कंपनी के थ्रू। वहीं जो शेयर होल्डर्स हैं वो जनता है, जिन्हें कंपनी से कोई भी रेम्यूनरेशन या सैलरी नहीं मिलती, लेकिन जब भी कंपनी में प्रॉफिट होता है उसको एज अ डिविडेंड शेयर होल्डर्स में बांटा जा सकता है। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि मैं तो अकेला फाउंडर हूं,
लेकिन फिर भी मुझे लिमिटेड लायबिलिटी का फ़ायदा चाहिए, मैं एक बड़ा बिजनेस बिल्ड करना चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करूँ, तो उस केस में आपके पास एक और ऑप्शन है जिसे बोला जाता है ओपीसी यानी वन पर्सन कंपनी। ये भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लेकिन इसमें 2 शेयर होल्डर्स की जगह, 2 डायरेक्टर्स की जगह केवल एक से काम चल जाता है। अगर आप चाहते हो वन पर्सन कंपनी पर भी हम एक डिटेल्ड इसी तरह का वीडियो बनाए तो कमेंट में लिख देना, बना दो। बाबा, ये तो पता लग गया कि प्राइवेट लिमिटेड कैसे बनाऊं, पर बिजनेस को ऑनलाइन कैसे लेके जाऊं? ई कॉमर्स वेबसाइट भी तो होनी चाहिए ना? टेंशन मत लो बच्चे, उडू है ना। उडू? हाँ, उडू एक ओपन सोर्स ईआरपी एंड सीआरएम सॉफ्टवेयर। उडू पर स्टार्ट नाउ इट्स फ्री पर क्लिक करें और बड़ी आसानी से मात्र 4 स्टेप्स में कुछ इस तरह अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए एक फ्रेमवर्क स्टोर बना लो। बट बाबा, कस्टमाइजेशन का क्या? हाँ ना बच्चे, यहाँ सब कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं। ब्लॉक्स ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो या फिर कंटेंट एडिट कर लो, अपने हिसाब से अपनी पूरी वेबसाइट रेडी कर लो। और भी प्रोडक्ट्स डाल सकते हैं, बार कोड या खुद से भी डिटेल्स डाल सकते हैं। बस ऐसे ही मल्टीपल प्रोडक्ट्स डाल और अपना स्टोर रेडी कर ले। बचा क्या? पेमेंट गेटवे, और उसके लिए भी कई सारे ऑप्शंस हैं और डिलीवरी चार्जेस वगैरह भी सेट कर ले। बस बन गया धंधा। कस्टमर इजीली यहीं से कुछ इस तरह शॉपिंग कर सकेगा और चेकआउट भी इजी है। देखा? समझा। मेरे लिए कस्टमर एक्सपीरियंस स्मूथ हो जाएगा। पर बाबा, ये तो महंगा होगा ना? अरे फ्री है बच्चे, उडू का कोई भी फर्स्ट एप्लीकेशन इज फ्री फॉर एवर। तो तू ई कॉमर्स चूज कर लेना, सब फ्री विद अनलिमिटेड होस्टिंग एंड सपोर्ट। डोमेन नेम भी फ्री है फॉर फर्स्ट ईयर, और अगर सारे एप्स एक्सेस करने हैं तो मात्र 580 रुपए के सब्सक्रिप्शन में वो भी पॉसिबल है। उडू का ई कॉमर्स ऐप यूज करने का लिंक आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको आप वीडियो देखने के बाद चेकआउट कर सकते हो। वैसे तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती है, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ वो इंपॉर्टेंट टर्म्स जो एज अ शेयर होल्डर, एज अ डायरेक्टर या एज अ स्टार्टअप फाउंडर आपको पता होनी चाहिए। किसी भी बिजनेस को बनाने के लिए, चलाने के लिए उसमें एक इनिशियल कैपिटल लगती है। प्राइवेट लिमिटेड में इस कैपिटल को बोला जाता है ऑथराइज्ड कैपिटल, जो मिनिमम 1 लाख रुपए की होती है। मतलब सारे शेयर होल्डर्स को मिनिमम 1 लाख रुपए की कैपिटल कंपनी में ऑथराइज्ड करके डालने की आवश्यकता होगी। अब इस कैपिटल के अगेंस्ट उन्हें क्या मिलेगा? उन्हें मिलेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर्स। मान लीजिए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनी है और उसमें है ऑथराइज्ड शेयर्स 10,000, यानी 10,000 शेयर्स शेयर होल्डर्स में बांटे जा सकते हैं। एक शेयर की वैल्यू रखी गई है 10 रुपए, इसे बोला जाता है फेस वैल्यू। यानी जो 10,000 शेयर्स हैं उनकी टोटल वैल्यू हो गई 1 लाख रुपए, यही हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल है। तो इन्हीं शेयर्स को 10 रुपए में अपने शेयर होल्डर्स को देकर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल रेस करती है। लेकिन ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि शुरू में ही सारे शेयर्स बांट दिए जाएं। हो सकता है शुरू में 2 फाउंडर्स हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि हम 30% शेयर्स यानी 3,000 शेयर्स लेंगे, कुल मिलाकर 60,000 रुपए कंपनी में डाल देंगे। यानी पीछे अभी भी 4,000 अनइश्यूड शेयर्स बाकी हैं। अब हो सकता है 1-2 साल कंपनी चलाने के बाद कंपनी में कोई इन्वेस्टर आता है, बोलता है मैं भी तुम्हारी कंपनी का हिस्सा बनना चाहूंगा। अब ऐसा तो होगा नहीं कि शुरू में जो 10 रुपए की फेस वैल्यू रखी गई थी उसी वैल्यू पर एक नए शेयर होल्डर को या एक नए इन्वेस्टर को कंपनी में हिस्सा दे दिया जाएगा। जी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि जब भी नया इन्वेस्टर आएगा तो कंपनी का फिर से एक वैल्यूएशन होगा। हो सकता है इस समय कंपनी के एक शेयर की फेयर वैल्यू 100 रुपए हो जाए और वो इन्वेस्टर 1,000 शेयर लेना चाहता है, तो पहले फेस वैल्यू के हिसाब से तो उसे मात्र 10,000 रुपए देने पड़ते। लेकिन अब क्योंकि कंपनी के एक शेयर की फेयर वैल्यू 100 रुपए हो चुकी है, तो उन्हें इस 1000 शेयर के लिए 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। यही लॉजिक है कि स्टार्टअप्स का वैल्यूएशन धीरे धीरे बढ़ता है और ऐसे बढ़कर कई बार वो यूनिकॉर्न यानी बिलियन डॉलर कंपनीज बन जाती है। जैसे जैसे नया इन्वेस्टर आता है और हायर वैल्यू पर कुछ शेयर्स को सब्सक्राइब करता है, तो बाकी सारे शेयर्स की भी फेयर वैल्यू वही हो जाती है। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि शुरू में ही सारे शेयर्स को फाउंडर सब्सक्राइब नहीं कर ले। वो कुछ शेयर्स को फ्यूचर में इन्वेस्टर्स को देने के लिए या फ्यूचर में कंपनी के एम्प्लॉयज को देने के लिए एज अ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस रख ले। अगर कंपनी के सारे शेयर्स इश्यू कर दिए जाते हैं तो उसके बाद कोई इन्वेस्टर आता है तो उसे शेयर दिए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट से अप्रूवल लेकर एडिशनल शेयर्स कंपनी को इश्यू करने पड़ते हैं। इसे बोला जाता है डाइल्यूशन। बाय द वे, हमने सोनी के साथ कोलैबोरेट करके शार्क टैंक में जो कई सारे टर्म्स आते हैं जो एज अ व्यूअर हमें समझ नहीं आते हैं, उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, जिसे आप बाद में आई बटन पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। चलिए अब समझते हैं प्राइवेट लिमिटेड बनानी कैसे है। तो पहले तो मैं आपको एक जेन्युइन एडवाइस दे देता हूं, प्लीज खुद से
एक प्राइवेट लिमिटेड बनाने की कोशिश भी मत करिएगा क्योंकि इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। एक अच्छा सीए और सीएस हायर कर लीजिए, और वैसे भी उनके डिजिटल सिग्नेचर और अप्रूवल के बिना जो फाइनल फॉर्म्स हैं वो सबमिट नहीं होते हैं। फिर भी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक प्रोसेस क्विकली समझ लेते हैं। एक प्राइवेट लिमिटेड बनाने के लिए जो भी डायरेक्टर्स कंपनी में हैं उनका सबसे पहले लगेगा एक डिजिटल सिग्नेचर, और अप्लाई करना होगा उन्हें डिन के लिए, विच इज डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसके बाद आपको अप्लाई करना होगा प्राइवेट लिमिटेड के नाम के लिए, और ये नाम बिल्कुल ही यूनिक होना चाहिए। सिमिलर साउंडिंग नेम्स को एमसीए पोर्टल रिजेक्ट कर देता है और आपको फिर से नेम अप्रूवल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। नेम अप्रूवल के बाद एमसीए की वेबसाइट पर इसका पार्ट बी फॉर्म में कई सारी इंफॉर्मेशन सबमिट की जाती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं एमओए और एओए। एमओए और एओए को आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का पार्टनरशिप डीड समझ सकते हो, जिसमें सारे रेगुलेशंस, रूल, कंपनी को किस तरह से चलाना है, गवर्न करना है, वो मेंशन रहते हैं। एमसीए पोर्टल पर जब आप कंपनी रजिस्टर कर लेते हैं तो आपको मिलता है एक सिन नंबर विच इज कॉल्ड कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसके अलावा एमसीए के पोर्टल पर ही ये रजिस्ट्रेशन करने के साथ कंपनी से जुड़े हुए और भी डॉक्यूमेंट्स आपको अलोकेट हो जाते हैं, जैसे कि पैन, टेन, जीएसटी नंबर, पीएफ नंबर, ईएसआई नंबर वगैरह। अच्छा, यहाँ पर जो पीएफ और ईएसआई नंबर आपके लिए रजिस्टर हुए हैं उसकी कंप्लाइंसेस आपको स्टार्ट नहीं करनी है जब तक कि इसकी लिमिट 10 या 20 एम्प्लॉय की क्रॉस नहीं हो जाती। लेकिन उससे पहले ईएसआई और पीएफ डिपार्टमेंट को एक लेटर लिखना ना भूलिएगा, जिसमें मेंशन कर दीजिएगा कि अभी हमारी कंपनी जस्ट इनकॉर्पोरेट हुई है, अभी इसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 10 और 20 से नीचे है, लेकिन जिस तारीख से भी हमारे एम्प्लॉय इस रेस्पेक्टिव लिमिट को क्रॉस करेंगे उस तारीख से मैं कंप्लाइंसेस करना स्टार्ट कर दूंगा। प्राइवेट लिमिटेड को चलाने की जिम्मेदारी उसके शेयर होल्डर्स की नहीं बल्कि डायरेक्टर्स की होती है। डायरेक्टर्स को रेगुलरली मीटिंग्स के लिए मिलना पड़ता है और उन मीटिंग्स की सारी डिटेल्स भी एमसीए के पोर्टल पर अपडेट करनी होती है। वहीं शेयर होल्डर्स हर साल एक मीटिंग के लिए मिलते हैं जिसे बोला जाता है एजीएम यानी एनुअल जनरल मीटिंग। इस मीटिंग में वो डिसाइड करते हैं कि डायरेक्टर्स का काम सही है या नहीं। अगर वो कंपनी को कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, डायरेक्टर को हटाना चाहते हैं, तो वो इस मीटिंग के थ्रू कर सकते हैं। जैसे जैसे कंपनी बड़ी हो जाती है, शुरू में मान लीजिए 2 डायरेक्टर हैं, उसके बाद 3-4 नए डायरेक्टर्स उसके बोर्ड में ऐड किए जा सकते हैं। इन डायरेक्टर्स को कलेक्टिवली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोला जाता है। देखिए, जहां तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सवाल है, दे आर द पर्सन्स और दैट इज द बॉडी विच ऑपरेट्स द कंपनी। और इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कंपनी की पावर्स निहित होती हैं कि कंपनी कोई भी डिसीजन लेती है तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू लेती है, कोई एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू एग्जीक्यूट करती है। बट एक बात ध्यान रखिएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ये जो शक्तियां आ रही होती है, जो पावर आती है, ये आती है बिकॉज ऑफ जनरल बॉडी। जनरल बॉडी का मतलब कंपनी के शेयर होल्डर्स का जो कंपोजिशन होता है, इसको हम जनरल बॉडी कहते हैं। तो ये जनरल बॉडी क्या करती है, ये साल के एंड में या साल के एंड होने के बाद इसकी एक मीटिंग की जाती है, और इस मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोजल्स रखते हैं। क्या प्रपोजल रखते हैं कि हमने इस फाइनेंशियल ईयर के लिए ये अकाउंट्स फाइनल किए हैं, आप इनको देख लीजिए। हमने कंपनी में ये डायरेक्टर और लाने हैं या ये डायरेक्टर हम निकाल रहे हैं। इस कंपनी की ऑथराइज कैपिटल इस प्रकार और बढ़ाने की आवश्यकता है। आपकी कंपनी ये सारे और काम करना चाह रही है या ये काम को कर्टल करना चाह रही है। तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने प्रपोजल्स बनाता है पर्टिकुलरली एक ईयर के लिए, उसको ओके करती है जनरल बॉडी की मीटिंग। इसलिए आपने शार्क टैंक में देखा होगा कि ज्यादातर फाउंडर्स अपने पास 51% इक्विटी रखना चाहते हैं। अगर फाउंडर्स के पास 51% से कम होता है तो उनका बोर्ड पे जो कंट्रोल है वो चला जाता है। फिर जो इन्वेस्टर हैं वही बोर्ड को कंट्रोल करने लगते हैं और हो सकता है वो फाउंडर को सीईओ वगैरह से हटा भी दे। They voted to remove me as CEO of my own company. प्राइवेट लिमिटेड में प्रॉफिट कमाने पर टैक्स कितना लगता है? तो जहां पर पार्टनरशिप फर्म में 30% के हिसाब से फ्लैट टैक्स लगता है, प्रोप्राइटरशिप में आपकी स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। वहीं प्राइवेट लिमिटेड में ये जो लिमिट है ये कम है, यहाँ पर मैक्सिमम 25% टैक्स लगता है और कुछ केसेस में तो 22% और इवन 15% भी इनकम टैक्स यहाँ पर एप्लीकेबल है। अगर प्राइवेट लिमिटेड एक सर्टेन थ्रेशोल्ड को क्रॉस करती है इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर एंड प्रॉफिट, तो उस पर कुछ सरचार्ज भी लगता है जो कुछ इस प्रकार है। लेकिन इसमें कैच भी है, आइए समझते हैं। तो देखिए, जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें आप टैक्स देने के बाद जो पैसा बचता है यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसे पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और इस पर उन्हें फर्दर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता क्योंकि ये टैक्स एग्जम्प्ट है।
लेकिन ऐसा प्राइवेट लिमिटेड के केस में नहीं है। अगर एक प्राइवेट लिमिटेड को प्रॉफिट होता है जिस पर वो टैक्स देने के बाद जो पैसा बचा उसे अपने शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड देना चाहती है, उस केस में ये जो डिविडेंड शेयर होल्डर्स को मिलता है ये उनके हैंड्स में टैक्सेबल है, यानी उनकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड हो जाता है और उन्हें अपने स्लैब के हिसाब से इस पैसे पर भी टैक्स देना होता है। तो अगर आप पैसा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रखकर ही उस कंपनी को ग्रो कर रहे हैं सो दैट उसकी शेयर वैल्यू बढ़े और बाद में जो शेयर होल्डर्स हैं वो उस शेयर्स की इंक्रीज वैल्यू को, अप्रिसिएशन को एंजॉय कर सके, फर्दर उसे बेच सके, तो अलग बात है। लेकिन अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से एज अ डिविडेंड पैसा लेना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में आपको डबल टैक्सेशन लग जाएगा एज अ प्राइवेट लिमिटेड शेयर होल्डर। यहां मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि शेयर होल्डर्स कंपनी से किसी भी प्रकार की सैलरी वगैरह नहीं ले सकते, वो केवल डायरेक्टर्स ले सकते हैं। शेयर होल्डर को या तो जो उस कंपनी के शेयर हैं उनके प्राइस इंक्रीज का फायदा मिलता है या फिर डिविडेंड के थ्रू प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। वैसे शार्क टैंक में नमिता जी कंपनीज में इन्वेस्ट करने के बाद उसके अगेंस्ट हर बार जो रॉयल्टी चार्ज करती है, ये रॉयल्टी किस कैटेगरी में आती है, रेम्यूनरेशन या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन या डिविडेंड, ये नीचे कमेंट में डिस्कस करते हैं। आपको एक बहुत ही मजेदार चीज बताता हूं, हमारे देश में जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज चल रही है, लाखों में है, उनकी सारी डिटेल्स, मतलब उनकी जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है, उन्होंने जो जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए होते हैं कंप्लायंसेस में, और इवन उनकी पूरी बैलेंस शीट, उनका पीएनएल स्टेटमेंट, ये सभी आपको मिल सकता है, किसी को भी मिल सकता है एमसीए पोर्टल पर एक छोटी सी फीस देकर। एग्जाम्पल के लिए अगर आपसे नमिता जी की कंपनी एमक्योर का ही डिटेल्स निकालना चाहते हैं तो ये देखिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम यहाँ पर इजीली एक्सेस कर सकते हैं और ये पब्लिक एट लार्ज को अवेलेबल होते हैं। अगर आप भी किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में सारी डिटेल जानना चाहते हो, एग्जाम्पल के लिए आपके किसी दोस्त की कंपनी है जो बड़े फेंके मारता है कि मेरी कंपनी तो बहुत शानदार चल रही है, लेकिन आप उसकी हकीकत जानना चाहते हो तो आप उसके सारे डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इस पर हम एक ट्यूटोरियल बना दें तो कमेंट में लिख देना बना दो, और राहुल ट्यूटोरियल ट्यूसडेज के अपकमिंग एपिसोड्स में ये ट्यूटोरियल बनाकर आपके साथ शेयर कर देगा। कि सबसे पहले तो इस पर बात करते हैं कि कंपनीज पर 15% की टैक्स रेट कब लगती है। ये 15% का टैक्स रेट का एक विशेष विंडो खुला था जो लागू था केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनीज के लिए, और जिसका एक सनसेट क्लॉज आ गया 31 मार्च 2024। यानी आज अगर आप कोई नई कंपनी बनाएं जो मैन्युफैक्चरिंग में भी काम करे तो भी दोस्तों उसे 15% की टैक्स रेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये पहली बात हम क्लियर कर लें। तो बोले फिर अनूप जी, फिर मुझे कंपनी बनाने का क्या बेनिफिट? अगली रेट आती है दोस्तों 22% की, कि बाकी सारी कंपनियां जो कि 31 मार्च 24 वाले पोस्ट सिनारियो में, अब हम सारी कंपनियों को ले लेते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी कंपनी, उन्हें एक सेक्शन है इनकम टैक्स लॉ में 115BAA जिसमें 22% की टैक्स रेट सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। लेकिन ये 22% की टैक्स रेट आपने ऑप्शन से सिलेक्ट करनी है, और 22% की टैक्स रेट जब आप सिलेक्ट करते हैं तो इस पर फर्दर सरचार्ज लग जाता है 10% और सेस लग जाता है 4%, जो आज की डेट में लागू है। तो आपकी इफेक्टिव टैक्स रेट यहाँ पर 25 पड़ जाएगी। तो आप ये मान के चलिए कि किसी भी कंपनी पर इफेक्टिव टैक्स रेट मिनिमम आज की डेट में जो कंपनी लॉ में, अगर नई कंपनी आज बन रही है तो 25% से कम कतई नहीं है। 15% का ऑप्शन अब समाप्त हो चुका है। अब मान लीजिए आपने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर उसमें ढेर सारा प्रॉफिट कर लिया, उस पैसे को आप अपने पर्सनल अकाउंट में किस तरह से लाएंगे? क्योंकि कंपनी में पैसा है, वो कंपनी के खर्चे के लिए ही काम आएगा, आप उसे पर्सनल से अपनी मालदीव्स की वेकेशन में तो खर्च नहीं कर सकते। तो ऐसे में आपको एक मजेदार एग्जांपल देता हूं। कुछ सालों पहले एक न्यूज बहुत वायरल हुई थी जिसके सेंटर में थी जीरोधा, जो इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। उसके जो डायरेक्टर्स हैं, जो नितिन कामत और उनकी वाइफ, वो 100 करोड़ रुपीस एज अ सैलरी जीरोधा से ले रहे थे। तो लोगों ने बोला, अरे 100 करोड़ रुपीस की सैलरी, तो आइए समझते हैं ऐसा वो क्यों कर रहे थे। मान लीजिए जीरोधा, जिसका ओवरऑल प्रॉफिट हजारों करोड़ रुपए में, उससे एज अ डायरेक्टर आपको 100 करोड़ रुपए लेने हैं अपने अकाउंट में। तो इसका तरीका क्या है? सबसे पहले कंपनी को 100 करोड़ रुपए का जो प्रॉफिट हुआ उस पर कंपनी देगी 25% टैक्स, यानी पीछे बच गए 75 करोड़ रुपए। अब इस 75 करोड़ रुपए को एज अ डिविडेंड आप अपने अकाउंट में लेंगे तो उस पर आपको, क्योंकि आप 30% टैक्स स्लैब में आ गए, तो 30% टैक्स देना होगा, प्लस उसके ऊपर 15% का एडिशनल सरचार्ज भी लगेगा जो डिविडेंड पर लगता है। यानी इफेक्टिवली 75 करोड़ पर 35.8% प्रॉफिट और लगेगा,
और पीछे बच जाएंगे लगभग 49 करोड़ रुपीस, यानी 51 करोड़ रुपीस तो टैक्स में ही चले जाएंगे अगर कंपनी से 100 करोड़ रुपए हमने एज अ डिविडेंड लेने की कोशिश करी तो। वहीं अगर 100 करोड़ रुपए एज अ सैलरी विड्रॉ किया जाता है तो कंपनी के हैंड में ये एज अ एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है और इस पर कंपनी को ऑफ कोर्स कोई भी टैक्स नहीं देना, बल्कि उसके तो ये खर्चों में गिना जाता है। और जब ये पूरे 100 करोड़ रुपए डायरेक्टर के पास आ गए, इस 100 करोड़ की सैलरी पर 30% सबसे पहले लग जाएगा इनकम टैक्स, और क्योंकि इनकम 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की है तो उस पर 25% सरचार्ज लगकर इफेक्टिव टैक्स स्लैब हो जाएगी 37.5%। मतलब 37.5 करोड़ रुपए तो टैक्स में चले जाएंगे और बचे हुए 60 to 63 करोड़ रुपीस आएंगे इन हैंड। तो आई होप आप इस 100 करोड़ रुपए सैलरी लेने का लॉजिक समझ गए होंगे। इसलिए निखिल ने अपने ब्लॉग में समझाया भी था कि किसी भी प्रॉफिटेबल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से एज अ डिविडेंड या एज अ सैलरी भी पैसा निकालना टैक्स एफिशिएंट नहीं है। इससे बहुत आसान है और बहुत कम टैक्स लगता है कि अगर वो कंपनी में अपना स्टेक किसी को बेच दे, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन अनलिस्टेड इक्विटीज मात्र 20% होता है। यानी अगर वो 100 करोड़ रुपए के अपने शेयर्स बेच दें तो उन्हें जो 100 करोड़ रुपए मिलेंगे उस पे मात्र 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उनको देना पड़ेगा और 80 करोड़ रुपए उनके पास आ जाएंगे। तो एक प्राइवेट लिमिटेड में पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप की तरह जो इनकम टैक्स की कंप्लाइंसेस, जो जीएसटी की कंप्लाइंसेस है, लेबर लॉस की कंप्लाइंसेस है, वो तो सब होती ही होती है, बल्कि इसके साथ सबसे बड़ी जो कंप्लाइंस आती है वो आती है कंपनीज एक्ट की, जो सारे डॉक्यूमेंट एमसीए पोर्टल पर टाइम टू टाइम सबमिट करने पड़ते हैं और अगर इसमें डिले होता है या सबमिट नहीं किए जाते हैं तो हैवी पेनल्टीज भी लगाई जाती है। एज कंपेयर टू एन इंडिविजुअल और अ नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म, आपको कंपनीज में, इवन एलएलपीज में कंप्लायंस के प्रति बहुत सतर्क रहना है। अगर आप आरओसी यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी द्वारा निर्धारित जो तरीके हैं, उनमें जो फॉर्म्स हैं, उनकी कंप्लायंस नहीं करेंगे तो दोस्तों ये लॉ इतने खतरनाक हैं कि इनमें पर डे फीस लगना शुरू होती है। ये सोफिस्टिकेटेड वर्ड है फीस, हालांकि वास्तव में वो होती पेनल्टी है। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई कंपनी क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के 6 महीने में आपको एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, होल्ड करनी है। इस एनुअल जनरल मीटिंग के 30 दिन के अंदर अंदर आपको कंपनी के अकाउंट्स जो हैं वो अकाउंट्स आरओसी में फाइल कर देने हैं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, उससे रिलेटेड एनेक्चर। साथ ही साथ दोस्तों डायरेक्टर्स को भी सुनिश्चित करना है कि हर साल 30 सितंबर तक डायरेक्टर्स अपनी केवाईसी ड्यूली आरओसी पर फाइल कर दें। तो अगर आप एजीएम प्रॉपरली नहीं करते, एजीएम होने के बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं करते अपलोड, या इधर आपने जैसा मैंने डायरेक्टर्स के केस में बोला डायरेक्टर केवाईसी वगैरह नहीं करते, तो आपको हैवी पर डे फीस लगना शुरू हो जाती है। तो अब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब देता हूं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपको किस टाइप के बिजनेसेस के लिए बनानी चाहिए एंड किस टाइप के बिजनेस के लिए आपको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर इतने सारे कंप्लायंसेस की हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक ऐसा बड़ा बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं जो इनहेरेंटली काफी रिस्की है, जिसमें आपको लोन लेना पड़ सकता है, दूसरी लायबिलिटीज आपके ऊपर आ सकती है, बिजनेस लॉसेस हो सकते हैं, आपको एक्सटर्नल कैपिटल या फंडिंग रेज करने की जरूरत पड़ सकती है, आपको कई सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से, बैंक से बड़ी मात्रा में डेट यानी उधार लेना पड़ सकता है, आप एक वैल्यूएशन गेम में जाना चाहते हैं, इन केसेस में ही आप एक प्राइवेट लिमिटेड के बारे में सोचिए। कई बार ऐसा होगा कि आप चाहेंगे कि आपके कस्टमर आपके बिजनेस हेड पर प्राइवेट लिमिटेड नाम पढ़कर आप पर थोड़ा ज्यादा ट्रस्ट जाहिर करें, जो वाजिब सी बात है। उस केस में आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में भी सोच सकते हैं, जो भी उसी तरह का ट्रस्ट आपको दे सकती है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपको कब नहीं खोलनी है? अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो बड़ा भी हो लेकिन प्रॉफिटेबल बिजनेस है जिससे आप पैसा निकालना भी चाहते हैं, तब आप प्राइवेट लिमिटेड की जगह एक एलएलपी के बारे में भी सोच सकते हैं या पार्टनरशिप फर्म के बारे में भी सोच सकते हैं। अगर आपके बिजनेस में ज्यादा रिस्क नहीं है, आप एक्सटर्नल कैपिटल रेज ही नहीं करना चाहते, आप डेट नहीं लेना चाहते यानी उधार नहीं लेना चाहते, या फिर अभी आप सिर्फ एक्सपेरिमेंटेशन फेज में हैं, अपनी एमवीपी वगैरह बिल्ड कर रहे हैं, अपनी पार्टनरशिप टेस्ट कर रहे हैं अपने को फाउंडर के साथ, इन सारे केसेस में आप शुरू में प्लीज एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मत बनाइए। जब आपको लगे कि थोड़ा सा बिजनेस में ट्रैक्शन आ रहा है, एक एमवीपी बन रही है और अब हम एक्सटर्नल कैपिटल के लिए इन्वेस्टर्स के पास जाना चाहते हैं, तभी आप अपनी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म को प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जागरूक जनता, आप में से जो लोग
वीडियो को यहां तक देख रहे हैं, सबसे पहले तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और उनके लिए मैं एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी कर रहा हूं। हमने कुछ महीने पहले लॉन्च करी थी भारत की पहली एआई पावर्ड एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी, जिसे हम कहते हैं एप्स। इस कम्युनिटी में जुड़े हैं 2000 से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स और फ्यूचरप्रेन्योर्स। इस कम्युनिटी में वो आपस में नेटवर्क करते हैं। हमारी कई सारी वर्कशॉप्स के थ्रू वो हर महीने सीखते हैं। यहाँ पर उनके बिजनेस की शो केसिंग भी होती है। एप्स कम्युनिटी में ये सारे एंटरप्रेन्योर्स ना सिर्फ हमारे साथ यानी मेरे और निवेदन के साथ, बल्कि आपस में भी काफी सारी नेटवर्किंग करते हैं। इन्हें इन 2000 से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स की डायरेक्टरी का डायरेक्टली एक्सेस मिलता है। हर महीने कई सारी वर्कशॉप्स के थ्रू ये एंटरप्रेन्योर्स अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं। साथ ही साथ इसमें हम हर महीने ऑर्गेनाइज करते हैं एक डेमो डे, जिसमें ये एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस को इन हजारों लोगों के सामने पिच भी करते हैं। इस कम्युनिटी को हम शुरू में फ्री रखना चाहते थे, लेकिन हमारे देश में फ्री की कोई कीमत नहीं है। हम चाहते थे इस कम्युनिटी में वही लोग आए जो अपने बिजनेस जर्नी के प्रति सीरियस हो। तो हमने एक नॉमिनल सी फीस रखी है इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है, आप कनेक्ट करिए, लर्न करिए और ग्रो करिए। अगर आप अपने बिजनेस में आगे बढ़ेंगे तो उससे सबसे ज्यादा खुशी हमें ही होगी। एप्स कम्युनिटी को ज्वाइन करने का लिंक ये रहा। यहां पर जाकर आपको एक डिटेल्ड फॉर्म फिल करना होगा, जिससे आपको इस कम्युनिटी का एक्सेस मिल जाएगा। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, और अगर आपके कोई सवाल हैं तो प्लीज नीचे कमेंट में छोड़ते चले जाइएगा। अगर बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवाल आते हैं तो उस पर हम एक सेपरेट Q&A वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। बिजनेस बेसिक सीरीज में अगला वीडियो आप किस पर चाहते हैं, LLP पर, OPC पर या HUF पर, वो भी हमें नीचे कमेंट में बताते जाइएगा। ऐसा हर एक वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत सारा टाइम, एनर्जी, एफर्ट और रिसर्च लगती है, तो इस वीडियो को लाइक करते जाइए ताकि हमें वो मॉरल सपोर्ट मिल सके। आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं बिजनेस बेसिक्स के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।